आज हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग 20 क्वेश्चन देखे थे ट्रांसफार्मर के, तो आज हम उसे आगे ले चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों के पास आएगा 21 नंबर क्वेश्चन, इफिशियंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। जो पावर ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है वो कितनी होती है? क्या 100% होता है? ऑप्शन ए बोल रहा है 100%। तो 100% किसी भी मशीन का इफिशियंसी नहीं होती है, तो हम लोगों का ए जो है वो गलत हो जाएगा। क्या हम जितना इनपुट देते हैं उतना हमको आउटपुट मिल जाता है? किसी भी मशीन में नहीं मिलता है। हर मशीन जो होता है वो कुछ लॉसेस करता है, तो यहाँ पे 100% जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी बोल रहा है 98%, तो ऑप्शन बी जो है, चलो और आगे चलते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है 50%। 50% जो होता है वो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी होता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करें यदि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो हम लोग को सप्लाई देता है, हम लोग के घर के पास जो 220 वोल्ट सप्लाई देता है 11 केवी को कन्वर्ट करके, वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। उसकी इफिशियंसी जो होती है वो 50% होती है। 25% ऑप्शन डी बोल रहा है, तो 25% ये भी मेरा गलत हो जाएगा। ओके, और ऑप्शन सी भी मेरा गलत हो जाएगा। तो बचा क्या? बी 98%। 98% पावर ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो 98% यूज होता है। ये इस पावर ट्रांसफार्मर को हम ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं, जहाँ पे मेरा पावर जनरेशन हुआ, पावर जहाँ पे हम बनाए वहाँ पे 11 केवी का पावर बनता है। पावर जनरेशन में 11 केवी का पावर मेरा बनता है, और इसे हम स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के थ्रू इसे 220 केवी, इसे हम 220 केवी या 400 केवी में कन्वर्ट करते हैं। तो पावर ट्रांसफार्मर का ही यहाँ पे यूज़ करते हैं हम। इसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी बोल रहे हैं। ओके, तो एक यहीं पे हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं पावर जनरेशन में, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन में। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 22, इन ए गिवन ट्रांसफार्मर फॉर गिवन अप्लाइड वोल्टेज लॉसेस विच रिमेन कांस्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ लोड चेंज है। मतलब बोल रहा है हम लोगों के पास एक ट्रांसफार्मर है और उसमें हम अप्लाई वोल्टेज दिए हैं, उसमें हम वोल्टेज अप्लाई कर दिए हैं। ओके, और इसमें हम इसके लोड को भी हम चेंज कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं लोड में, तभी भी मेरा जो नुकसान की स्थिति है वो स्थिर है, उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो इसमें कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन ए जो बोल रहा है फ्रिक्शन एंड विंडो लॉसेस। फ्रिक्शन और विंडो लॉसेस जो है ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार का रोटेशन नहीं होता है, ये एक स्थिर पार्ट है। तो इसमें रोटेशन ही नहीं होता, तो इसमें फ्रिक्शन कहाँ से आएगा? तो ऑप्शन ए जो है हम लोगों का गलत हो जाएगा। कॉपर लॉस की बात कर रहा है ऑप्शन बी। तो कॉपर लॉस जो होता है, जैसे हम लोग एक ट्रांसफार्मर ले लिए यहाँ पे, ये मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग है। जब हम इसे ओपन रखते हैं तो यहाँ पे ओपन रखे हैं तो हम इससे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम इनपुट में वोल्टेज अप्लाई कर दिए हैं और इसे ओपन सर्किट रखे हैं सेकेंडरी को, इसमें किसी प्रकार का लोड कनेक्ट नहीं किए हैं। तो उस टाइम हम जो यहाँ पे ज्ञात करते हैं, यहाँ पे आयरन लॉस को हम ज्ञात करते हैं, आयरन लॉस, जिसमें ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस दोनों होता है। यदि हम इसे शॉर्ट कर दें, सेकेंडरी साइड को शॉर्ट कर दें, तो यहाँ पे हम कॉपर लॉस को ज्ञात करते हैं। कॉपर लॉस इससे हम पता करते हैं हमारे ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस कितने हैं। तो यहाँ पे लोड हम ला दिए, एक तरह से शॉर्ट जो किए हैं ये लोड किए हैं, यहाँ पे लोड कनेक्ट किए हैं। तो हम जितना लोड कनेक्ट करेंगे क्या हमारा कॉपर लॉस उतना बढ़ेगा? नहीं, ये हम ज्ञात कर लिए हैं यहाँ पे शॉर्ट करके कि मेरा कॉपर लॉस इतना है, और मेरा जो यहाँ पे क्या है हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस जो है आयरन में, ये मेरा कांस्टेंट होता है, क्योंकि ओपन में हम देख चुके हैं, यहाँ पे ओपन सर्किट में यहाँ पे हम देख चुके हैं कि मेरा हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस जो है कितना है, जिसे हम आयरन लॉस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कितना भी परिवर्तन करेंगे कॉपर में, यहाँ पे कितना भी लोड हम लगाते जाएं यहाँ पे सेकेंडरी साइड, तो मेरा क्या आयरन लॉस चेंज होगा? नहीं, ये मेरा चेंज कभी नहीं होगा। आयरन लॉस, आयरन लॉस जो होता है वो मेरा कांस्टेंट रहता है, जिसमें एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? कॉपर लॉस भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि इसमें लोड में चेंजिंग आ रहा है तभी भी वो मेरा चेंज नहीं हो रहा है। तो हिस्टेरेसिस लॉस एंड
एडी करंट लॉस हम लोगों का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ओपन सर्किट में हम लोग देख चुके हैं कि हम लोगों का इतना है हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस, जिसे हम आयरन लॉस बोल रहे हैं। अब उसमें हम लोड लगा रहे हैं तो क्या हमारा ये आयरन लॉस कम हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि लोड लगाने से हमको कॉपर लॉस प्राप्त हो रहा है। या लोड में चेंजिंग करेंगे तो मेरा आयरन लॉस कम हो जाएगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि वो हम देख चुके हैं ओपन सर्किट में इतना ही है हम लोगों के पास, वो एक कांस्टेंट वैल्यू दे देता है वहाँ पे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन सी ले लेंगे, हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस जो है वो मेरा कांस्टेंट है। यदि हम लोड में कोई भी परिवर्तन करें तो ये हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन सी हम लोगों का सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, ए कॉमन मेथड ऑफ कूलिंग ए पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें कॉमन मेथड यूज कौन सा करते हैं कूलिंग के लिए? तो हम लोगों को पता है, एक और यहाँ पे हम डायग्राम यदि देखें फिगर को, 23 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग पावर ट्रांसफार्मर के कूलिंग के लिए कॉमन मेथड कौन सा यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हम डायग्राम को यदि देखें, ये मेरा डायग्राम है, तो यहाँ पे हम लोगों का कोर है, यहाँ पे कोर हम देख रहे हैं, ये कोर है जिसपे हम वाइंडिंग किए हुए हैं, और ये जो वाइंडिंग है ये कहाँ पे है, हम लोग ऑयल में इमर्ज कर दिए हैं यहाँ पे। ओके, एक मिनट वेट। हम इस वाइंडिंग को क्या किए हैं, जो तेल होता है ट्रांसफार्मर का, जो टैंक में तेल होता है उसी में हम डुबा देते हैं इस वाइंडिंग को। ओके, अब ये देखो, जब ये हम इस पे हम जब लोड को कनेक्ट करेंगे तो ऑयल जो है ये तेल ये गर्म हो जाएगा, यहाँ पे वाइंडिंग हीट करेगा तो यहाँ पे ऑयल भी मेरा गर्म होगा, और ये जो ऑयल है ये इसी में रोटेट करने लगेगा। ये रोटेट कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे मेरा रोटेट कर रहा है ऑयल, और ये आउटर साइड पे जाएगा और यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है उसे ऑयल को ठंडा करेगा, फिर से ये जो ऑयल है इस वाइंडिंग के पास जाएगा और इस वाइंडिंग को भी ठंडा करेगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ किए हैं, नेचर ऑफ एयर कोयल, एयर कोयल को यूज़ किए हैं, एयर ब्लास्ट कूलिंग, एयर ब्लास्ट कूलिंग को, या हम अलग से हम यहाँ पे एयर का प्रोवाइड किए हैं, ऑप्शन बी बोल रहा है ऑयल कूलिंग, या ऑयल जो है वही कूलिंग कर रहा है हमारे वाइंडिंग को, पावर ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग जो है उसी को यही कूलिंग कर रहा है, या एनी ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी हो सकता है। तो हम लोग कॉमन जो यूज़ करते हैं ऑयल का यूज़ कर रहे हैं पावर ट्रांसफार्मर में, यहाँ पे ऑयल कूलिंग का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यही ऑयल जो है इस वाइंडिंग को भी कूल कर रहा है अंदर, ये बाहर साइड जा रहा है यहाँ पे और वहाँ से ठंडा होकर फिर से इस वाइंडिंग को भी ठंडा कर रहा है। यदि मेरा ऑयल ठंडा है तो वो वाइंडिंग को गर्म नहीं होने देगा, यदि वाइंडिंग गर्म हो गई तो मेरा ऑयल जो है तेल वो भी गर्म हो जाएगा, और वो ऑयल जो है वो रोटेट करेगा भाप के रूप में, और ये फिर से ठंडा होकर इस वाइंडिंग को ठंडा करता है। तो यहाँ पे हम कॉमन चीज़ क्या यूज़ किए हैं, ये हम लोगों का तेल जो है ऑयल ये कूलिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो हम लोग क्या ऑप्शन ले लेंगे, सी ऑयल कूलिंग। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन, द नो लोड करेंट इन ट्रांसफार्मर लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाई एंगल ऑफ। जो नो लोड करेंट होता है, नो लोड करेंट वो वोल्टेज से क्या लैग करता है या लीड करता है, कितना डिग्री लैग करता है। यहाँ पे लैग की बात कर दिया है, लैग क्यों करता है, क्योंकि इंडक्टिव लोड यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, जो वाइंडिंग जो होता है हम लोगों का वो हम इंडक्टिव लोड यूज़ करते हैं यहाँ पे, उसीलिए जो मेरा करंट जो है वो लैग करता है वोल्टेज से। तो कितना डिग्री ट्रांसफार्मर में लैग करता है, वो हम लोग पिछले क्वेश्चन ये हो चुका है ये, तो ऑप्शन डी हम लोगों का सही है, यहाँ पे 75 डिग्री लैग करता है, मतलब जो करंट जो है वो 75 डिग्री पीछे चलता है वोल्टेज से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, 25 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोगों के पास, इन ए ट्रांसफार्मर रूटिंग इफिशियंसी डिपेंड ओपन। जो इफिशियंसी होता है, रूटिंग इफिशियंसी समझो एक प्रकार से, ठीक है, जो इफिशियंसी होता है, इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों के पास, आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर। ओके, इफिशियंसी जो होता है हम लोगों के पास आउटपुट
पावर बाई इनपुट पावर, आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर। अब आउटपुट पावर और इनपुट पावर हम आउटपुट पावर का क्या फार्मूला होता है, इफिशिएंसी तो हम निकाल दिया, आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर का क्या फार्मूला होता है हम लोगों के पास, सप्लाई वोल्टेज ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी क्या है हम लोगों के पास, लोड करंट, एंड ऑप्शन सी है पावर फैक्टर ऑफ लोड। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है हम लोगों के पास वी आई होता है, पी इक्वल टू, ओके। तो ये देखो हम लोगों के पास ऑप्शन ए जो है क्या दिया हुआ है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी है सब सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो हम लोगों का कांस्टेंट होता है वहाँ पे ट्रांसफार्मर में, तो हम इसे ऑप्शन ए को गलत कर देंगे। ऑप्शन बी जो है लोड करंट, तो हम लोग को पावर निकालने के लिए यहाँ पे करंट का यूज़ किया गया है, करंट, तो हम लोगों का करंट सही हो जाएगा, ओके। और ऑप्शन सी है पावर फैक्टर ऑफ लोड, लोड का जो पावर फैक्टर है वो क्या है, cos फाइव। तो एक हम लोग और यूज़ करते हैं यहाँ पे, यदि साइंस टोटल है हम लोगों के पास तो cos फाइव पावर फैक्टर जिसे हम बोलते हैं। तो P इक्वल टू पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आई cos फाइव, ओके। तो हम लोगों को ऑप्शन में क्या है, करंट भी है और पावर फैक्टर भी है, तो यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा, रूटिंग इफिशियंसी जो है, करंट पे भी और पावर फैक्टर पे भी। तो हम ये ऑप्शन बी एंड सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या ले लेंगे हम, 25 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, डी, बी एंड सी दोनों हो जाएगा, ओके। इफिशियंसी का फार्मूला हम लोगों को यहाँ पे दे दिए हैं, आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर। जो पावर का फार्मूला होता है वी आई कॉस फाइव, वी मेरा कितना वोल्टेज है आउटपुट में, या जो हम इनपुट यदि इनपुट निकालें तो इनपुट में कितना वोल्टेज है, वहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, और उसका पावर फैक्टर क्या है cos फाइव, ओके। एंगल क्या है वोल्टेज और करंट के बीच में, वो मेरा cos फाइव हो गया। इससे हम पावर निकाल लेंगे, और पावर को निकालने में हमको क्या लगा, करंट भी लगा और पावर फैक्टर भी लगा। तो यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन है यहाँ पे लोड करंट एंड पावर फैक्टर, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोनों, ओके। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, इन द ट्रांसफार्मर द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इज टू, चलो उससे पहले हम लोग कंजर्वेटर का एक फिगर देखते हैं, ओके। तो 26 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, कंजर्वेटर का फंक्शन क्या है, ट्रांसफार्मर में क्या काम करता है कंजर्वेटर। तो ये यहाँ पे हम यदि देखें तो ये मेरा कंजर्वेटर है, ओके। तो कंजर्वेटर जो होता है, और ये मेरा टैंक है जिसमें हम ऑयल भर दिए हैं, ये इसको पूरा फुल रखे हैं, और इसे हम हाफ, कंजर्वेटर जो है इसे हम हाफ फुल किए हैं, ओके, पूरा फुल नहीं किया है, हाफ किए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या काम है इसका, जब मेरा ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है वो गर्म होगा तो वो ऊपर साइड उठेगा, उसका गैस ऊपर जाएगा, तो गैस जो है वो कंजर्वेटर के पास जाएगा, और कंजर्वेटर जब खाली रहेगा तभी ना गैस का यहाँ पे फैलाव होगा, और यहाँ पे ये फैल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ठंडा होगा और फिर वो नीचे आ जाएगा, नीचे के साइड आ जाएगा। तो यहाँ कंजर्वेटर का काम क्या हो रहा है, एक कूलिंग का भी काम कर रहा है यहाँ पे, ओके। चलो ठीक है। तो ऑप्शन हम लोगों का के पास क्या है, प्रोवाइड फ्रेश एयर फॉर कूलिंग द ट्रांसफार्मर, फ्रेश एयर दे रहा है ट्रांसफार्मर को कूलिंग के लिए, तो फ्रेश एयर नहीं दे रहा है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि एयर जो दे रहा है वो मेरा ब्रीदर दे रहा है। ब्रीदर जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर को लेता है और उसके मॉइस्चर जो होते हैं उसे क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और एयर को ट्रांसफार्मर के अंदर दे देता है, जिससे मेरा ऑयल जो है वो ठंडा हो जाता है, ओके। तो ये एयर का काम नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए जो है वो हम लोगों का गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है सप्लाई कूलिंग ऑयल टू ट्रांसफार्मर इन टाइम ऑफ नीड, जब ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ पर ट्रांसफार्मर ऑयल को कूलिंग सप्लाई देता है, चलो ओके ठीक है, कूलिंग सप्लाई देता है। ऑप्शन सी जो है हम लोगों के पास, ऑप्शन सी जो मेरा बोल रहा है प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम डैमेज व्हेन ऑयल एक्सपेंडेड ड्यू टू हीटिंग, जब मेरा ऑयल जो है हीट कर जा रहा है, हीटिंग के कारण मेरा ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, ओके, कि डैमेज ना हो जाए, डैमेज से। तो ऑप्शन सी भी है हम लोगों के पास। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, बी होगा या सी होगा, ऑप्शन हम
सी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअल इसका काम है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ट्रांसफार्मर को। यदि मेरा ये ना रहता कंजर्वेटर जो हीट करता ऑयल, तो ऑयल हीट करता तो ये यहीं पे रोटेट करता, और यहाँ पे रोटेट करता तो ऑयल भी हीट कर जाता, और ऑयल हीट करता तो मेरा वाइंडिंग भी जल सकता है यहाँ पे, या आर्क प्रोड्यूस हो सकता है, ट्रांसफार्मर में आग भी लग सकता है। तो इसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी ले सकते हैं। ओके, कि प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम डैमेज। डैमेज मतलब डैमेज ना हो, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। जब ऑयल मेरा क्या हो रहा है, हीट हो जा रहा है यहाँ पे, तो ऊपर जा रहा है और ठंडा होकर कंजर्वेटर इसको क्या कर रहा है, ऑयल को ठंडा कर रहा है, फिर से नीचे ला रहा है और इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो ऑप्शन सी हम लोगों का सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखें। नेचुरल ऑयल कूलिंग इज यूज फॉर ट्रांसफार्मर अप टू ए रेटिंग ऑफ, मतलब किस रेटिंग के ट्रांसफार्मर में हम लोग नेचुरल ऑयल कूलिंग का यूज़ करते हैं। तो हम वहाँ पे देखे थे पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर मतलब हाई रेटिंग का ट्रांसफार्मर होगा, तो कितना होगा, 3000 kVA का ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे या 1000 kVA का ट्रांसफार्मर में यूज़ करेंगे। ऑप्शन सी बोल रहा है 500 kVA का ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। ऑप्शन डी बोल रहा है 250 kVA का ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। तो हम लोग पावर ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। पावर ट्रांसफार्मर में हम नेचुरल ऑयल कूलिंग यूज़ करते हैं, हीट को कम करने के लिए, वहाँ कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए। तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा। 3000 kVA के रेटिंग के ट्रांसफार्मर में हम लोग ऑयल कूलिंग का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन हैव मैक्सिमम इफिशियंसी। पावर ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी मैक्सिमम कितना होता है। तो हम लोग वहाँ पे बात किए थे, कितना था, 98%। तो ऑप्शन में हम लोगों का है ए नियर बाई फुल लोड के नियर होता है, बी है 70%, और 70% ऐसे ही गलत हो गया। सी है 50%। 50% जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का होता है। तो हम ऑप्शन क्या ले सकते हैं, नियर बाई फुल लोड जो होता है मेरा 100% है ना, यहाँ पे इफिशियंसी 100% आइडियल ट्रांसफार्मर का होता है, तो उसके नियर बाई है 98% है। ओके, तो फुल लोड के नियर होता है, 98% नियर है, तो हम ले सकते हैं नियरली फुल लोड के नियर में है। ओके, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। यदि नियर नहीं होता तो नो लोड बोल रहे हैं, यहाँ पे नॉन ऑफ दिस हो सकता था यहाँ पे, तो हम यहाँ पे नियर बाई फुल लोड लेंगे। नो लोड पे तो होता नहीं है, नो लोड के इक्वल होगा, वो तो सबसे कम हो गया वहाँ पे। तो ऑप्शन डी भी मेरा गलत हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, नियर बाई फुल लोड। 29 नंबर क्वेश्चन देखें। द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो उस टाइम से हम बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो मैक्सिमम इफिशियंसी कितना होता है, 50%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर ब्रीथ्स इन व्हेन। ट्रांसफार्मर सांस कहाँ से लेता है, कब लेता है, कैसे लेता है। चलो बात करते हैं। क्या लोड को हम इंक्रीज करेंगे तो ट्रांसफार्मर एयर लेगा। एयर जाता कहाँ से है, ब्रीदर से जाता है। ब्रीदर में रहता है क्या है, सिलिकॉन जेल रहता है। तो उसका फिगर हम पहले ड्रॉ कर, तो ये हम लोगों का ट्रांसफार्मर का फिगर है, और यहाँ पे हम लोग ब्रीदर देख रहे हैं, ये मेरा ब्रीदर है। ओके, तो ऑप्शन ये क्या बोल रहा है, लोड को इंक्रीज करेंगे। लोड को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफार्मर का ऑयल हीट करेगा, हीट करने से क्या होगा, ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है ऊपर साइड जाएगा, तो ऊपर साइड जाएगा, यहाँ पे भर जाएगा, तो क्या एयर लेगा, नहीं लेगा कभी भी, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा फुल है, यहाँ पे गैस, ऑयल का गैस पूरा फुल है, तो जगह ही नहीं है, तो एयर कहाँ से लेगा। तो ये ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा। लोड ऑन डिक्रीज, चलो इसको ले लेते हैं, लोड ऑन डिक्रीज। लोड रिमेन कांस्टेंट, यदि लोड मेरा कांस्टेंट रहेगा तो उस टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि लोड कांस्टेंट रहेगा तो हीट तो होगा ही, एक हीट में रहेगा मेरा ऑयल, हीट ही रहेगा, वो भी कांस्टेंट रहेगा। और हीट कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो बढ़ते ही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे लोड को कांस्टेंट कर दिए हैं।
लोड कनेक्ट है ना, ये नहीं कि नहीं है, यहाँ पे लोड हम लोगों का कनेक्ट है, लोड कनेक्ट है, ये कंटिन्यूटली चलेगा मेरा ट्रांसफार्मर, तो वाइंडिंग जो है वो हीट करेगा ही, हीट करेगा तो ऑयल भी हीट करेगा और ये यहाँ पे फुल होगा। ओके, गैस, तो हम यहाँ पे एयर नहीं ले सकते। ओके, ये ट्रांसफार्मर जो है एयर नहीं ले सकता। नॉन ऑफ द एबव, इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो है हम लोगों के पास, यदि इस पे बात करें, लोड ऑन इट डिक्रीज, यदि हम लोड को डिक्रीज कर रहे हैं, लोड को डिक्रीज कर रहे हैं, तो एक बात बताओ, यहाँ पे लोड हम फुल्ली लोड यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, फुल लोड इस ट्रांसफार्मर में हम पूरा एकदम जो लोड होता है उसको हम कनेक्ट कर दिए यहाँ पे। तो लोड जो कनेक्ट कर दिए, तो लोड कनेक्ट करने से यहाँ पे और हीट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि बहुत अधिक लोड है, बहुत अधिक लोड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा भी जगह नहीं रहेगा, पूरा ऑयल का जो गैस है यहाँ पे पूरा फुल रहेगा, वो ठंडा होगा फिर नीचे जाएगा और यहाँ पे भरा रहेगा, तो एयर जो है नहीं लेगा यहाँ पे। यदि हम लोड को कम करते जाएं तो हीट जो है वो मेरा कम होगा, यहाँ पे लोड को कम करेंगे तो हीट मेरा कम होगा, जब मेरा हीट कम होगा तो यहाँ पे जो गैस की मात्रा है, ऑयल के गैस की मात्रा, वो भी मेरा कम होगी, क्योंकि ऑयल भी मेरा ठंडा होने लगेगा, हीट ठंड कम होगा तो ऑयल भी ठंडा होगा, और ऑयल जब ठंडा होगा तो ब्रीदर जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर को क्या करेगा, अंदर लेगा, और मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा सिलिकॉन जेल, और एयर को क्या करेगा, अंदर साइड दे देगा, जिससे मेरा ऑयल जो है और ठंडा हो जाएगा। तो कब किया, जब लोड को हम डिक्रीज किए तब। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोगों के पास। 31 नंबर क्वेश्चन देखें, नो लोड करंट ऑफ ट्रांसफार्मर हैज, नो लोड करंट, ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट जो होता है, ऑप्शन ए है हैज़ हाई मैग्नीट्यूड एंड लो पावर फैक्टर, यहाँ पे हाई मैग्नीट्यूड है और लो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर जो है वो मेरा लो है। ओके, ऑप्शन बी जो है हाई मैग्नीट्यूड एंड हाई पावर फैक्टर, मैग्नीट्यूड है और पावर फैक्टर भी हाई है हम लोगों का। ओके, ऑप्शन सी बोल रहा है हैज़ ए स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड हाई पावर फैक्टर, पावर फैक्टर मेरा हाई है और स्मॉल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो है वो मेरा स्मॉल है। ऑप्शन डी बोल रहा है स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड लो पावर फैक्टर। तो क्या होगा नो लोड के केस, नो लोड करंट में, नो लोड करंट की बात करें यहाँ पे, तो ये हमारा प्राइमरी साइड है। ओके, सॉरी, हम इसका ब्लॉक डायग्राम ही बनाते हैं यहाँ पे। ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो ये मेरा कोर है, ये मेरा कोर है। ओके, ये मेरा प्राइमरी वाइंडिंग है और ये मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग है। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड करती हैं, एसी सप्लाई, तो क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेट बनेगा, यहाँ पे मैग्नेट बनेगा जिसे हम फ्लक्स बोल रहे हैं। ओके, ये मैग्नेट जो है वो सेकेंडरी साइड जाएगा और यहाँ पे कनेक्ट नहीं किए हैं लोड को, तो यहाँ पे मैग्नेट जो बनेगा वो लो स्मॉल मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कम कट कर रहा है यहाँ पे, और पावर फैक्टर भी यहाँ पे लो होगा, क्योंकि नो लोड करंट जो होता है बहुत स्मॉल होता है, फुल लोड करंट का 2 से 5% ही होता है, तो यहाँ पे मेरा मैग्नीट्यूड जो है वो स्मॉल होगा और लो पावर फैक्टर भी मेरा लो होगा, क्यों, पावर फैक्टर हाई रहने से मेरा एफिशिएंसी भी हाई होता है, तो यहाँ पे करंट ही मेरा लो है तो पावर फैक्टर भी लो होगा, क्योंकि एफिशिएंसी मेरा कम होगा, यहाँ पे जो इनपुट दे रहा है हमको आउटपुट में नहीं मिल रहा है वो, और मैग्नीट्यूड जो होगा वो भी मेरा कम होगा। तो ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड लो पावर फैक्टर। नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट जो होता है स्मॉल मैग्नीट्यूड को रखता है, लो पावर फैक्टर को रखता है। ओके, क्वेश्चन 32 नंबर, ग्रेटर देन सेकेंडरी लार्ज लीकेज फ्लक्स, यदि मेरा लीकेज फ्लक्स सेकेंडरी में हाई हो गया, बहुत अधिक लीकेज फ्लक्स कर रहा है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए जो है लेस विल बी द सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ, सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ जो है वो मेरा कम हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी बोल रहा है लेस विल बी द प्राइमरी इंड्यूस ईएमएफ, प्राइमरी इंड्यूस ईएमएफ जो है वो मेरा कम हो जाएगा। ऑप्शन सी बोल रहा है लेस विल बी द प्राइमरी टर्मिनल वोल्टेज, प्राइमरी टर्मिनल वोल्टेज जो है वो मेरा कम हो जाएगा।
नॉन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे यदि बी और सी की बात करें तो सेकेंडरी साइड मेरा लीकेज फ्लक्स अधिक हो जा रहा है, सेकेंडरी साइड मेरा लीकेज फ्लक्स अधिक हो जा रहा है, तो प्राइमरी ईएमएफ जो है वो कम नहीं होगा, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। और प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज जो है वो भी कम नहीं होगा, तो ये अभी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जितना वोल्टेज देंगे उतना ही मिलेगा प्राइमरी साइड, और ईएमएफ जनरेट उतना ही होगा, ये मेरा कम नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन ए जो बोल रहा है लेस विल बी द सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ, सेकेंडरी में जो ईएमएफ, अब यहाँ पे लीकेज फ्लक्स, एक बात बोले यहाँ पे, चलो ठीक है समझा रहे हैं, ये मेरा सेकेंडरी साइड का कोड हो गया समझो। ओके, और यहाँ पे हम वाइंडिंग कर दिए सेकेंडरी साइड का। एक मिनट वेट करो, ठीक से बना दे, ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ये मेरा कोड हो गया, और यहाँ पे हम वाइंडिंग कर दिए। वाइंडिंग करने से यहाँ पे लीकेज फ्लक्स जो है, ये मेरा लीकेज फ्लक्स हो गया बाहर साइड, जो बाहर साइड फ्लो कर रहा है उसे हम लीकेज फ्लक्स करते हैं, और जो इसी में ड्रॉ करेगा उसे हम यूजफुल फ्लक्स बोलते हैं। जब लीकेज फ्लक्स मेरा इंक्रीज कर गया तो यूजफुल फ्लक्स जो है वो क्या होगा, कम होगा। जब मेरा कंडक्टर जो है वो कम फ्लक्स को कट करेगा तो वहाँ पे वोल्टेज ईएमएफ जो इंड्यूस होगा क्या अधिक होगा, कम इंड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे लीकेज फ्लक्स बहुत अधिक हो गया। ये बाहर साइड जो है ये जो यूज नहीं हो रहा है फ्लक्स वो बहुत अधिक है, और जो यूज हो रहा है उसमें कमी आ गई, तो जो यहाँ पे वोल्टेज जो इंड्यूस होगा वो बहुत कम होगा। तो हम बोल सकते हैं लेस विल बी द सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ, सेकेंडरी साइड जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कम होगा, तो ऑप्शन ए हम लोगों का सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, टू ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर। जो पैरेलल में यदि हम ट्रांसफार्मर को यूज़ करें, दो ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करवाएंगे, तो लोड को यहाँ पे क्या है, टू ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर टू ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर। मतलब दो ट्रांसफार्मर जो है वो पैरेलल में ऑपरेट कर रहा है, मतलब पैरेलल हम उसको कनेक्ट करके और ऑपरेशन में रखे हुए हैं। ओके, तो उसका लोड जो है वो किस पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन ए बोल रहा है लीकेज रिएक्टेंस पे, ऑप्शन बी बोल रहा है पर यूनिट इम्पीडेंस जो इम्पीडेंस होता है जेड उस पर डिपेंड करेगा, या उसके इफिशियंसी पे डिपेंड करेगा, और ऑप्शन डी बोल रहा है रेटिंग पे डिपेंड करेगा। तो जो लोड जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, पर यूनिट इम्पीडेंस। जो भी हम दो ट्रांसफार्मर जो यूज़ किए हैं वो दो ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस और फेज एंगल और जो पावर है सब, मतलब दोनों सेम रेटिंग का, सेम इम्पीडेंस का, सेम पावर का ट्रांसफार्मर होना चाहिए, तभी हम इसको यूज करेंगे। ओके, तभी हम उसे पैरेलल में यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन हम लोगों का जो होगा ये बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 34। What will happen if the transformer working in parallel are not connected with the regarding to polarity? यदि हम ट्रांसफार्मर को, दो ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में, और उसकी पोलैरिटी जो है उसे हम सेम नहीं रख रहे हैं वहाँ पे। ओके, जैसे यदि हम बात करें, यहाँ पे हम लोगों का फेज है और यहाँ पे हम दो ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं। एक ट्रांसफार्मर ये है पैरेलल में, ओके, और एक ट्रांसफार्मर हम लोगों का पास ये है। तो इसकी पोलैरिटी जो है ये मेरा प्लस पोलैरिटी और ये मेरा निगेटिव पोलैरिटी है। तो ये इन दो पोलैरिटी को हम सेम यूज नहीं कर रहे हैं दोनों ट्रांसफार्मर में, एक में हम पॉजिटिव निगेटिव दे रहे हैं तो एक में निगेटिव पॉजिटिव दे रहे हैं। ओके, इसकी पोलैरिटी हम सेम कनेक्शन नहीं दिए हैं, पोलैरिटी चेंज करके दिए हैं। बट पैरेलल ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, सेम पोलैरिटी देते हैं, और एंगल, फेज एंगल भी सेम होना चाहिए, इम्पीडेंस भी सेम होना चाहिए, और सेम रेटिंग का ट्रांसफार्मर भी होना चाहिए।
तो यहाँ पे हम पोलैरिटी को सेम नहीं किए हैं, तो हम लोगों का यहाँ पे क्या होगा? ओके, तो ऑप्शन ए बोल रहा है द पावर फैक्टर ऑफ द टू ट्रांसफार्मर विल द बी डिफरेंट फ्रॉम द पावर फैक्टर ऑफ द कॉमन लोड। कॉमन लोड के लिए पावर फैक्टर जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, दोनों ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर जो होगा वो डिफरेंट होगा। ओके, ऑप्शन बी बोल रहा है इनकरेक्ट पोलैरिटी विल रिजल्ट इन डेड शॉर्ट सर्किटेड। यहाँ पे यदि हम पोलैरिटी चेंज है यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने का खतरा है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है और मेरा ट्रांसफार्मर जो है वो डेड कर सकता है। ऑप्शन डी सी बोल रहा है द ट्रांसफार्मर विल नॉट शेयर लोड इन प्रोपोर्शनल टू देयर केवीए रेटिंग। ऑप्शन सी भी जो है वो हम शेयर लोड जो कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेरा जो केवीए रेटिंग जो है वो भी मतलब इसका हो जाएगा द ट्रांसफार्मर विल नॉट शेयर लोड। ओ सो शेयर जो कर रहा है वो लोड को, वो प्रॉपर लोड को शेयर नहीं करेगा अपना, यहाँ पे कुछ वोल्टेज देगा तो सेकेंडरी साइड हमारा दूसरे लोड कुछ और देगा। यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर यूज़ किए हैं, ये दोनों ट्रांसफार्मर जो अलग अलग लोड देगा, बट यहाँ पे तो सेम रेटिंग का यूज़ किए हैं ट्रांसफार्मर। और ऑप्शन डी बोल रहा है नॉन ऑफ दिस, तो इसका जो आंसर होगा यदि हम पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, दोनों का सेम पोलैरिटी नहीं रखेंगे, तो इसका वाइंडिंग जो है वो शॉर्ट सर्किटेड हो सकता है और यहाँ पे मेरा ट्रांसफार्मर जो है वो डेड कर सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर? बी सही हो जाएगा। इनकरेक्ट पोलैरिटी विल रिजल्ट इन डेड शॉर्ट सर्किटेड, मेरा शॉर्ट सर्किटेड हो सकता है ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर डेड कर सकता है। ओके, क्वेश्चन 35, if the percentage impedance of the two transformer working in parallel are different, यदि दो ट्रांसफार्मर को हम वर्किंग करा रहे हैं पैरेलल में और उनका इम्पीडेंस जो है वो डिफरेंट है, तो क्या होगा? यहाँ पे इम्पीडेंस अब डिफरेंट है। ओके, लेकिन हमको क्या चाहिए? इम्पीडेंस भी सेम चाहिए। तो ऑप्शन ए बोल रहा है ट्रांसफार्मर विल बी ओवर हीटेड, ट्रांसफार्मर जो है वो बहुत अधिक हीट हो जाएगा। ऑप्शन बी बोल रहा है पावर फैक्टर ऑफ बोथ द ट्रांसफार्मर विल बी सेम, पावर फैक्टर जो होगा दोनों ट्रांसफार्मर का सेम होगा। ओके, ऑप्शन सी बोल रहा है पैरेलल ऑपरेशन विल बी नॉट पॉसिबल, इम्पीडेंस यदि सेम नहीं रहेगा तो यहाँ पे ऑपरेशन जो होगा वो पॉसिबल नहीं है। ओके, ऑप्शन डी बोल रहा है पैरेलल ऑपरेशन विल स्टिल द बी पॉसिबल, मतलब पॉसिबल हो सकता है कुछ समय तक, बट द पावर फैक्टर एट विच द टू ट्रांसफार्मर ऑपरेट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पावर फैक्टर ऑफ द कॉमन लोड। कॉमन लोड का जो पावर फैक्टर से, ये ऑप्शन डी जो है पैरेलल ऑपरेशन विल, जो इसका पावर फैक्टर होगा, ऑप्शन डी बोल रहा है जो इसका पावर फैक्टर होगा वो कॉमन लोड, एक ही लोड के लिए डिफरेंट दो पावर फैक्टर हमको मिलेगा, क्योंकि दो ट्रांसफार्मर है, इसका इम्पीडेंस सेम नहीं है, तो इसके लिए दो पावर फैक्टर हमको मिलेगा। ओके, तो क्या ऑप्शन आंसर आएगा हम लोगों का? यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा? जो हम लोगों का आंसर होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम पैरेलल ऑपरेशन जो करेंगे इस डिफरेंट इम्पीडेंस वाले ट्रांसफार्मर की, तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर जो हम लोगों को लोड पे मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा, एक ही लोड के लिए दो पावर फैक्टर मिलेंगे, क्योंकि दो ट्रांसफार्मर यूज़ किए हैं और दोनों का इम्पीडेंस जो है वो डिफरेंट है, तो दो हमको पावर फैक्टर मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यदि 36 नंबर, इन द ट्रांसफार्मर द टैपिंग आर जनरली प्रोवाइड ऑन, जो टैपिंग हम जनरली कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड, लो वोल्टेज साइड या हाई वोल्टेज साइड? तो यदि हम बात करें लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज, हम बता चुके थे कब लो वोल्टेज होता है कब हाई वोल्टेज होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड सब कोई जानता है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करें टैपिंग का मतलब क्या है, जो हम लोगों का, ये मेरा प्राइमरी साइड है। ओके, और ये मेरा सेकेंडरी साइड है। सेकेंडरी साइड जो है ये यहाँ पे जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे एसी सप्लाई, तो ये मेरा क्या होगा, जब हम इसे ओपन रखेंगे तो ये मेरा लो वोल्टेज साइड होगा, ये मेरा हाई वोल्टेज साइड होगा। जब हम इसे ओपन रखें, जैसे ही हम इसे शॉर्ट कर दिए, जब हम इस पे लोड कनेक्ट कर दिए, कोई लोड कनेक्ट कर दिए यहाँ पे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लो वोल्टेज साइड हो जाएगा और ये मेरा हाई वोल्टेज साइड हो जाएगा।
ओके। तो टैपिंग हम किस साइड करेंगे, वोल्टेज को कम बेस करना हो तो हम सेकेंडरी साइड करेंगे, मतलब जो लो वोल्टेज साइड है मेरा वहाँ पे करेंगे हम लो वोल्टेज साइड। तो टैपिंग का मतलब जो होता है, टैपिंग की बात करें तो टैपिंग का मतलब हो गया हम एक बीच में से टैप कर लेते हैं, ओके, और यहाँ पे हम लोड को कनेक्ट कर देंगे। जितना हमको वोल्टेज चाहिए आउटपुट साइड उतना हम ले सकते हैं इसे वेरी करके, ओके, टैपिंग को वेरी करके हम उतना ले सकते हैं। तो हम इसको जो प्रोवाइड करते हैं टैपिंग वो लो वोल्टेज साइड करते हैं, जिस साइड हमें लो वोल्टेज हो, ओके। तो हम ले सकते हैं लो वोल्टेज साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है हम लोग का, प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड एंड सी लो वोल्टेज साइड। तो ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा, लो वोल्टेज साइड, ओके। ये मेरा लो वोल्टेज साइड है क्योंकि इस साइड हम लोड को कनेक्ट कर दिए हैं, लो वोल्टेज साइड। इसे हम वेरी कर सकते हैं टैपिंग के थ्रू, टैपिंग करके हम आउटपुट वोल्टेज को हाई लो कर सकते हैं। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग जो होता है लो वोल्टेज साइड, उसी साइड हम टैपिंग करते हैं। तो ऑप्शन सी हम लोगों का सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन जो है द यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन द ट्रांसफार्मर डिजाइन। जो हायर फ्लक्स डेंसिटी का जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर हम कैसे डिजाइन करेंगे उसका, रिड्यूस वेट पर केवीए, पर केवीए हम उसका वेट जो है हम कम कर देंगे, ये ऑप्शन बोल रहा है। रिड्यूस आयरन लॉसेस, आयरन लॉसेस को हम कम कर देंगे। रिड्यूस कॉपर लॉसेस, कॉपर लॉसेस को कम कर देंगे। इंक्रीज पार्ट लोड इफिशियंसी, लोड इफिशियंसी के पार्ट को इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे जो हम रिड्यूस आयरन लॉसेस, आयरन लॉसेस को कम कर देंगे, ये यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी को नहीं दर्शाता है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर के डिजाइन को नहीं दर्शाता है। ट्रांसफार्मर का ये जो आयरन लॉसेस जो है हम वहाँ पे लेमिनेटेड करके हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं, ओके ओके। कॉपर लॉसेस जो है ये भी नहीं शो करेगा यहाँ पे ट्रांसफार्मर डिजाइन में, क्योंकि ये हमेशा यहाँ पे रहता है। कॉपर लॉसेस हो गया या आयरन या कोर लॉसेस होगा, कितना भी हम करेंगे वहाँ पे लॉसेस होगा ही थोड़ा सा ना थोड़ा। तो डिजाइन हम जब करेंगे ट्रांसफार्मर के, हाई फ्लक्स डेंसिटी जो होगा मेरा, द यूज़ ऑफ हाई फ्लक्स डेंसिटी, हाई फ्लक्स डेंसिटी को यूज़ करेंगे जब हम ट्रांसफार्मर डिजाइन के लिए, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे वेट पर केवीए जो वेट जो होगा वो मेरा रिड्यूस होगा यदि हम ट्रांसफार्मर डिजाइन वहाँ पे करेंगे जब हाई फ्लक्स डेंसिटी के लिए ओनली, ओके। तो वहाँ पे मेरा केवीए का जो वेट जो है रिड्यूस वेट पर केवीए, ट्रांसफार्मर का जो पर केवीए वेट जो है उसे हम कम कर देंगे। ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए 37 का, ओके। द केमिकल यूज इन ब्रीदर फॉर द शुड हैव द क्वालिटी ऑफ, यहाँ पे जो हम ब्रीदर में जो केमिकल यूज करते हैं उसकी क्या क्वालिटी होती है, आयोनाइज्ड एयर, आयोनाइजिंग एयर, एयर को आयोनाइज कर देता है। ऑप्शन बी बोल रहा है ऑब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। ऑप्शन सी बोल रहा है क्लीजिंग द ट्रांसफार्मर ऑयल। ऑप्शन डी बोल रहा है कूलिंग द ट्रांसफार्मर ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल को कूल कर देता है। तो इसका जो क्वालिटी जो होता है वो एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो ऑप्शन बी हम लोगों का सही हो जाएगा। यहाँ पे हम शुरू से बताते आ रहे हैं, यहाँ पे जो ब्रीदर में जो हम यूज करते हैं सिलिकॉन जेल को, वो क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद एयर को ट्रांसफार्मर में देता है, मतलब सांस लेता है वहाँ पे, एक तरह से समझे तो, ओके। अब वो कब लेगा, जब हम लोड को डिक्रीज करेंगे उस टाइम लेगा। तो ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब मॉइस्चर करेगा, ओके। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द केमिकल यूज इन ब्रीदर, ब्रीदर में कौन सा केमिकल यूज करते हैं, तो सिलिका जेल सबको पता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोगों का। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैज इन्फिनाइट वैल्यू ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडक्टेंस, सेकेंडरी और प्राइमरी का जो इंडक्टेंस होगा वो इन्फिनाइट होगा, मतलब इन्फिनेटिव हो गया। तो स्टेटमेंट सही है ये आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, ये गलत है, क्योंकि जो इंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, इम्पीडेंस हो गया, ये सारा जो होता है आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए वो जीरो होता है, क्योंकि जितना हम इनपुट दें हमको आउटपुट में उतना मिल जाए, 100% इफिशियंसी। और ऐसा कोई हो नहीं सकता ट्रांसफार्मर या कोई भी मशीन जो है वो 100% इफिशियंसी कोई नहीं देता है। हम एक एज्यूम लेकर चलते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या क्या खूबियाँ होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे इंडक्टेंस जो है इन्फिनेटिव नहीं होगा, यहाँ पे जीरो हो सकता है,
इम्पिडेंस जीरो हो सकता है, रेजिस्टेंस जीरो हो सकता है, तो ये बात जो है गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, फॉल्स। ओके, तो आज हम 40 क्वेश्चन तक देखें, 20 क्वेश्चन देखें और पीछे 20 क्वेश्चन देखे थे। आज मेरा 40 क्वेश्चन हो गया। कल नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ओके, थैंक यू।